यार इसको पढ़ लेना, ये थोड़ा छूट गया है, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, उसके बाद मैं इसका सिर्फ सीधे सेकंड पार्ट पढ़ रहा हूँ। ये इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्ट टेस्टिंग और एनर्जी, इसमें नॉर्मल अपने को वराइंसेस निकालने हैं, एफिशिएंसी वराइंस और एक्सपेंडिचर वराइंस डायरेक्ट डायरेक्ट निकल जाएंगे। और इसका सेकंड पार्ट है सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वराइंस एज कैलकुलेटेड इन फर्स्ट अबव इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग एक्टिविटी। सो इसमें बोला है कि WDG एक्चुअली स्पेंड 48,000 kgs और 8,000 kgs more than standard allows at a predetermined rate of 20 rupees per kg. Efficiency variance is 1,60,000 adverse. Since actual quantity was higher than the standard rate, since actual quantity was higher than the standard, the variance is unfavorable. क्या लिखा है? Since actual quantity was higher, एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा थी 48,000 की, और जो स्टैंडर्ड निकाला था वो निकाला था 40,000 का. So since actual quantity was higher than the standard, so the variance is unfavorable. ठीक है. This adverse variance could have been caused by the inferior quality, a result of carelessness handling of materials by production workers, or could be as a result of change in method of production, product specification, or the way in which quality of the product is checked or controlled. क्वालिटी की वजह से हो सकता है गलत क्वालिटी लाके दे दी, इसलिए ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है आपको कंपेयर टू बजटेड. प्रोडक्ट टेस्टिंग में फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस अमाउंटिंग टू 1,80,000 indicates that fewer testing minutes were expended during the quarter than the standard minutes required for the level of output. This may be due to employment of higher skilled labor or improvement of skills of existing workers through training and development, leading to improved productivity. उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द वराइंसेस दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी, शो कैलकुलेशंस टू सपोर्ट योर आंसर. क्या आइडेंटिफाई करना है? वराइंस आइडेंटिफाई करना है. सो इसमें फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे एक. फ्लेक्सिबल बजट में इनडायरेक्ट मटेरियल रखेंगे, दूसरा प्रोडक्ट टेस्टिंग था, तीसरा एनर्जी. सो 0.5 पर किलो लगना था इसमें मटेरियल 80,000 यूनिट्स के लिए 20 रुपये के रेट से. तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 80,000 इंटू 20, 8 लाख रुपीज़. आंसर मैं देख के बोल सकता हूँ, बट सॉल्व करोगे साथ में तो ज़्यादा बेटर है. अब इसमें क्या बोला कि जो कंपनीज पॉलिसी इज टू इन्वेस्टिगेट ऑल वराइंसेस अबव 5% ऑफ द फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट फॉर ईच एक्टिविटी. सो 8 लाख का 5%, 8 लाख का 5% इज 40,000 रुपये. अब प्रोडक्ट टेस्टिंग में आ जाओ. प्रोडक्ट टेस्टिंग में क्या हुआ? 10 मिनट लगने थे 80,000 यूनिट्स पे, और रेट दिया हुआ था बजटेड 3 रुपये का. सो 80,000 इंटू 10, 8 लाख इंटू 3, 24 लाख का खर्चा है. अब इसका भी 5% निकाल देंगे. 24 लाख का 5% इज 1,20,000. नेक्स्ट है 4 मिनट ऑफ मशीन पर यूनिट एंड 80,000 यूनिट्स. रेट दिया हुआ है 0.2 रुपीज़ पर मिनट. तो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 4 इंटू 0.2, दैट इज 64,000 रुपीज़. और 64 का 5%, 64 का 5% इज 3,200. एफिशिएंसी वराइंस फॉर ऑल द 3 एक्टिविटीज़ आर मोर देन. एफिशिएंसी वराइंस जो यहाँ पे कैलकुलेट किए, एफिशिएंसी वराइंस इसका 8,000 आ रहा था, इसका एफिशिएंसी वराइंस 1,80,000 आ रहा है, और इसका एफिशिएंसी वराइंस 1,60,000 आ रहा है. तो ये तीनों ज़्यादा हैं 5% से जो अपन ने कैलकुलेट. सो एफिशिएंसी वराइंस फॉर ऑल द 3 एक्टिविटीज़ आर मोर देन 5% ऑफ देयर फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट. सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज पॉलिसी, एफिशिएंसी वराइंसेस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. तीनों के एफिशिएंसी वराइंसेस देखने पड़ेंगे क्योंकि वो तीनों बजटेड से 5% से ज़्यादा ही हैं एफिशिएंसी वराइंस. और ऑल्टरनेटिवली इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका बता दिया इन लोगों ने कि शो स्टेटमेंट शोइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ वराइंसेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड. ये भी अच्छा तरीका है, छोटा है थोड़ा. क्या किया है इसमें? इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्ट टेस्टिंग, एनर्जी निकाला. वैसे ये एफिशिएंसी वराइंस लिखा है. एफिशिएंसी वराइंस में 1,60,000. बट बाबू आपको 1,60,000 तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना. आप 1,60,000 हवा में से थोड़ी लेके आ जाओगे. तो वही प्रेजेंट करने का तरीका है बस, बाकी वर्किंग नोट्स तो बनाने पड़ेंगे.
नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। Question number 7 is JPY Limited produces a single product. It has recently automated part of its manufacturing plant and adopted total quality management and just in time manufacturing system. No inventories are held for material as well as for finished product. The company currently uses standard absorption costing system. Following are related to fourth quarter of 2021 प्रोडक्शन एंड सेल्स। बजट और एक्चुअल दिया हुआ है। प्रोडक्शन दिया हुआ है 1 लाख यूनिट्स का, एक्चुअल दिया हुआ है 1,10,000 यूनिट्स का। डायरेक्ट मटेरियल इज 2 लाख के जी एट 30 रुपीज़ पर के जी एंड 2,50,000 के जी एट 31.2 पर के जी। डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। The CEO intends to introduce activity based costing system along with TQM and JIT for better cost management. A committee has been formed for this purpose. The committee has further analyzed and classified the production overhead of fourth quarter as follows: budget and actual cost. Material handling setup. Material handling is 96,000 and actual is 1,24,000. Setup is 2,24,000, 2,36,000. Activity is material handling orders executed 8,000 and 8,500. Setup production runs 2,000, 2,100. Revision of standards relating to fourth quarter were made as below: original standard and revised standard. कॉस्ट दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपये पर के जी एंड 2.25। मटेरियल कंटेंट दिया हुआ है, सॉरी, मटेरियल कंटेंट पर यूनिट इज 2 के जी एंड 2.25 एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल 30 रुपीज़ पर के जी, 31 रुपीज़ पर के जी। डायरेक्ट लेबर आवर्स 15 minutes, 12 minutes. You are required to calculate planning and operational variances relating to material price, material usage, labor efficiency and labor rate. Calculate overhead expenditure and efficiency variance using activity based costing principles. ये वाले क्वेश्चंस आते हैं यार ऐसे, मतलब इट्स अ गुड क्वेश्चन। सेवेंथ वाले से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन खोल लेना अपने पास, है ना, बार बार ऊपर नीचे नहीं करने वाला। वर्किंग्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्या फैक्टर्स हैं इसमें? एक मटेरियल है और दूसरा लेबर है, बस दो ही हैं, मटेरियल एंड लेबर। इसमें एक पूरा कॉलम बना लेंगे बजटेड, रिवाइज स्टैंडर्ड, मतलब बजटेड मतलब ओरिजिनल स्टैंडर्ड, ओरिजिनल स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल। रिवाइज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। सो मटेरियल इसके अंदर फिर तीन चीज़ हो जाएंगी: यूनिट, रेट, टोटल। तीनों में यूनिट, रेट, टोटल। रिवाइज स्टैंडर्ड के अंदर भी, एक्चुअल के अंदर भी यूनिट, रेट, टोटल। सो मटेरियल, मटेरियल में क्वेश्चन में दिया हुआ है बजट में 1 लाख यूनिट्स और रेट दिया हुआ है, बजटेड रेट है 1 लाख यूनिट्स नहीं, बट 1 लाख तो प्रोडक्शन है और डायरेक्ट मटेरियल के लिए 2 लाख यूनिट्स हैं। 2 लाख के जी लगेगा, 2 लाख के जी का 30 रुपये पर के जी। उस हिसाब से ये हो गया 20, 2 लाख इंटू 30, 60 लाख हो रहा है। इन्होंने एक्चुअल डाल दिया भाई ओरिजिनल स्टैंडर्ड में। क्या है ये नाटक? और एक्चुअल में कितने ले लिया? 2,50,000 के जी। अभी क्या गाँव से आएंगे लोग, कुछ तो भी करते रहते हैं भाई। मतलब इन्होंने क्या किया कि ये तो रिवाइज स्टैंडर्ड में डालना चाहिए था ना यार, 1,10,000। आप बजट में तो 1 लाख ही डालोगे ना, मतलब 1 लाख इंटू 2 करोगे आप, 1,10,000 इंटू 2 थोड़ी करोगे। फिर वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड में फ़र्क ही क्या रह गया? सिर्फ प्राइस ले लिया बजट का, क्वांटिटी एक्चुअल ले ली। 1,10,000 यूनिट सेल्स हुई और बनाने में लगती है 2 यूनिट, 2 के जी। और रेट दिया हुआ है
30 kg का, तो 1,10,000 इंटू 2 इंटू 30 रुपये के हिसाब से 66 लैक्स का रिवाइज स्टैंडर्ड। अब रिवाइज स्टैंडर्ड में क्या होगा कि जो एक्चुअल यूनिट्स हैं वो 1,10,000 ही लगी, बनाने में फिर अलग हो गया इनका, है ना। क्या अलग हुआ कि 2,50,000 kg लगा 1,10,000 यूनिट बनाने में, तो ये आ रहा है 2.27, बट वो नहीं लिया इन लोगों ने। रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू फोर्थ क्वार्टर वर मेड एज बिलो। रिवाइज स्टैंडर्ड में 2.25 लिया और एक्चुअल 1,10,000 से मल्टीप्लाई किया, और रेट था रिवाइज्ड बजटेड का 31, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो इंटू 31 ये आएगा 76,72,500, और एक्चुअल में जो है एक्चुअल में 2,50,000 kg लगा, 2,50,000 kg, रेट हुआ 31.2 का, टोटल कॉस्ट आई 78 lakhs की। अब लेबर में बात करें तो भी इसमें एक्चुअल यूनिट्स लगी 1,10,000 की, और यहाँ पे फिर चेंज किया होगा कुछ ना कुछ। डायरेक्ट लेबर आवर्स 15 मिनट, और रेट दिया हुआ है पर आवर का। सो इंटू 15/60 इंटू रेट दिया है 300 रुपीज़ पर आवर एक्चुअल, और बजटेड दोनों सेम है। 1,10,000 इंटू 15/60 इंटू 300, इट्स 82,50,000, और रिवाइज बजटेड में 10,000 यूनिट्स इंटू रिवाइज बजटेड में टाइम आएगा 12 मिनट्स का, तो इट्स 12/60 इंटू 300 रुपीज़ पर आवर, तो 1,10,000 इंटू 12/60 इंटू 300, इट्स 66 lakhs। और एक्चुअल में कितना लगा, 23,000 घंटे लगे 300 रुपये के हिसाब से, टोटल कॉस्ट 69 लाख रुपीज़। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैलकुलेट प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस रिलेटिंग टू मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट। तो ये निकाल देंगे चारों। सबसे पहले मटेरियल में ट्रेडिशनल वेरिएंस निकालना है। ट्रेडिशनल वेरिएंस में यूसेज वेरिएंस निकलेगा सबसे पहले। अरे ये बहुत मेहनत वाला काम है यार, लिटरली। यूसेज वेरिएंस में अपने पास सबसे पहले मटेरियल पकड़ा अपन ने, है ना, तो ये टेबल के हिसाब से चलेंगे, तो टेबल बनाइए, क्वेश्चन छोड़ दो। तो यूसेज में बजटेड था 2,20,000 kg माइनस एक्चुअल 2,50,000 इंटू 30, दैट इज बजटेड। तो 2,20,000 माइनस 2,50,000 इंटू 30, ये आया 9 लाख एडवर्स। देन है प्राइस वेरिएंस में निकलेगा एक्चुअल रेट 32 क्या लिखा, 31.2 लिखा यार, रेट इज 31.2, 78 lakhs डिवाइड बाय 2,50,000 या 31.2। सो बजटेड था 30 माइनस 31.2, बजटेड माइनस एक्चुअल इंटू एक्चुअल यूनिट्स, इट्स 2,50,000 kgs, 30 इंटू 2,50,000 एडवर्स 3 लाख, क्योंकि ज़्यादा लग गया ना प्राइस। और टोटल वेरिएंस टोटल इज 12 लाख एडवर्स। ये ट्रेडिशनल निकल गया। अब इसके बाद प्लानिंग वेरिएंस निकालेंगे। प्लानिंग वेरिएंस में भी यूसेज होता है, प्राइस होता है और टोटल होता है।
ठीक है, तो प्लानिंग में क्या करते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड पकड़ लेते हैं। अब रिवाइज स्टैंडर्ड में 1,00,000 10,000 इंटू 2.2, ये तो 242 हो रहा है। नहीं, इसमें बजटेड और रिवाइज्ड बजटेड का निकालते हैं ना। So if 2.2 is, it's 242, तो ये 247,500 कहाँ से आ रहा है? 2.25 लिया इन लोगों ने, 2.25 क्या दिया, रिवाइज स्टैंडर्ड। हमने नहीं लिया था तो क्या 2.25, ये जो ऊपर ये जो कॉलम बनाया है, ओ भाई तुमने ना गलत ले लिया, तुमने सिर्फ 2.2 लिख दिया, 2.2 थोड़ी 2.25 लिखना था यहाँ पे। ठीक है ठीक है, तो 1,10,000 इंटू 2.25, यह है 247,500। So budgeted is 2,20,000 minus 247,500 into budgeted, it's 30 247 into 30 एडवर्स का 8,25,000। अकेले बैठ के पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते लोग। ये निकला। इसके बाद फिर प्राइस वराइंस इज बजटेड माइनस रिवाइज बजटेड इंटू रिवाइज बजटेड 245। ऐसा रिवाइज बजटेड को ना ऐसा एक्चुअल को मतलब डीम्ड एक्चुअल मान लो उसको, जब प्लानिंग वराइंस निकाल रहे हो तो, और फॉर्मूले वैसे ही लगाते जाओ सारे, तो याद करने की तो कुछ ज़रूरत नहीं है। तो यह आया एडवर्स का 247,500। सो टोटल हो जाएगा 247,500 प्लस 8,25,000, टोटल 10,72,500 एडवर्स। देन आएगा ऑपरेशनल वराइंस। अब ऑपरेशनल वराइंस में रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल, वो जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं ना, कि पहले ओरिजिनल और एक्चुअल ले लो, फिर रिवाइज्ड और ओरिजिनल ले लो, उसके बाद फिर रिवाइज्ड और एक्चुअल ले लो, तो 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो एक को ट्रेडिशनल नाम दे दिया, एक को प्लानिंग वराइंस दे दिया, और एक को ऑपरेशनल वराइंस नाम दे दिया। सो अब ऑपरेशनल वराइंस में यूसेज वराइंस निकालेंगे, तो ये आएगा हमारा 2,50,000 और 247,500। सो 247,500 माइनस 2,50,000 इंटू 31, 247,500 माइनस 2,50,000 इंटू 31, इट्स 77,500 एडवर्स, 77,500 एडवर्स। देन प्राइस वराइंस में 31 माइनस 31.2, 31 माइनस 31.2 इंटू एक्चुअल 2,50,000, so it's 0.2 into 2,50,000 adverse 50,000। so total हो गया 77,500 plus 50,000, it's 1,27,500 एडवर्स। ये निकल गए सारे वराइंस। अब ज्ञान देना, बस ज्ञान नहीं देना, अभी मटेरियल का निकालना ब्रो। Direct material usage operational variance using standard price and the direct material price planning variance based on actual quantity can also be calculated. The approach reconciles the direct material price variance and direct material usage variance। यार मैं तो थक गया। ये लेबर का निकाल लेना जिसको निकालना, पेपर में आ गया तो निकाल देंगे, निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो इसमें क्या क्या आ रहा है। एफिशिएंसी वरायंस फेवरेबल आ रहा है, रेट वरायंस नील आ रहा है, 300 का रेट ले लिया क्योंकि। और प्लानिंग वरायंस में एफिशिएंसी वरायंस आ रहा है फेवरेबल 16,50,000 से, और रेट वरायंस इसमें भी नील आ रहा है। ऑपरेशनल वरायंस में भी एफिशिएंसी वरायंस आ रहा है 3 लाख और रेट वरायंस आ रहा है नील, तो टोटल वरायंस सिर्फ एफिशिएंसी वरायंस का हो जाएगा, क्योंकि रेट वरायंस तो नील ही आया है तीनों में। ओ भाई इनने फिर कुछ नया एक और पूछा है। क्या पूछा है सेकंड वाले में? कैलकुलेट ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वरायंस यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये कर लेते हैं इसमें सेकंड पार्ट में। मटेरियल हैंडलिंग, अब फिर से मटेरियल पे आ जाओ, इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से करना है। ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वरायंस यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। सो मटेरियल हैंडलिंग, सबसे पहले एफिशिएंसी वरायंस निकालेंगे। एफिशिएंसी वरायंस, cost impact of undertaking activities more or less than standard,
सो टोटल अगर देखा जाए, ये नया क्वेश्चन चालू कर दिया क्या? ऐसा थोड़ी होगा। इसमें एक्टिविटी बेस्ड है ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, तो एक्टिविटी, अच्छा ये क्वेश्चन में दिया हुआ ना एक्टिविटी अलग से, कि द CEO intends to introduce activity based costing system along with TQM and JIT for better cost management. A committee has been formed for this purpose. The committee has further analyzed and classified the production overhead of fourth quarter as follows. इसमें कॉस्ट दिया हुआ है मटेरियल हैंडलिंग, सेटअप और एक्टिविटी। मटेरियल हैंडलिंग, ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड और सेटअप, प्रोडक्शन रन्स। तो एफिशिएंसी पे, ऑर्डर्स पे जाएंगे कि कितने ऑर्डर्स गए। तो बजटेड ऑर्डर्स वर 8,000 एंड एक्चुअल ऑर्डर्स वर 8,500। ये निकाले थे, ये कैसे निकाले होंगे 8,000 और 8,500, और इसके बाद इन्हें रिवाइज्ड बजटेड निकाल दिए। तो रिवाइज्ड बजटेड निकालने के लिए 8,000 ऑर्डर्स बजटेड थे, यूनिट्स 1 लाख यूनिट्स के हिसाब से बजट निकाला था, बट एक्चुअल में 1,10,000 हो गए। ठीक है, तो 8,000 इंटू 1,10,000 डिवाइड बाय 1 लाख, 8,800 ऑर्डर्स। सो रिवाइज्ड बजटेड 8,800 माइनस एक्चुअल 8,500 इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज इन टाइम, बट ऑर्डर्स का तो रेट निकालना पड़ेगा ना ब्रो। ₹12, ₹12 इज मटेरियल हैंडलिंग 8,500 है, और मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट कितना लगा है? मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट है 1,24,000 डिवाइड बाय 8,500। नहीं, इनने क्या किया है, रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इंटू बजटेड। बजटेड ही किया होगा 1,24,000 डिवाइड बाय 8,000, 15.5 आ रहा है यार, नहीं बजटेड ही ले लिया होगा। फिर 96,000 डिवाइड बाई 8,000, ₹12। हाँ, 8 9 8 12 96, 12 8 96। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट दिया हुआ है बजटेड 96,000 का, और मटेरियल हैंडलिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड 8,000 था, तो बजटेड कॉस्ट आ गया ₹12। अब जो ऑर्डर्स थे उनको रिवाइज बजटेड करके निकाला, तो 8,800 रिवाइज बजटेड ऑर्डर्स आ गए, एक्चुअली 8,500 इंटू बजटेड कॉस्ट, तो 8,800 माइनस 8,500 इंटू ₹12, तो 300 इंटू 12, 3,600। यह आया फेवरेबल, क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से 8,800 अलग अलग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते, बट हमने 8,500 ऑर्डर्स में निकाल दिया, तो हमारी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी कम पड़ गई हमको, तो इसलिए कम लगी, इसीलिए फेवरेबल आया। देन सेकेंड इज एक्सपेंडिचर वरायंस। एक्सपेंडिचर वरायंस में लेंगे 8,500 यूनिट्स, मटेरियल हैंडलिंग ही चल रहा है अभी, 8,500 यूनिट्स इंटू ₹12 स्टैंडर्ड निकाला, माइनस एक्चुअल कॉस्ट लगा 1,24,000 का। सो दिस इज बेसिकली एक्चुअल इंटू एक्चुअल माइनस बजटेड इंटू एक्चुअल। सो 8,500 इंटू 12 माइनस 1,24,000, 22,000 एडवर्स एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज सेटअप, दैट इज ऑन प्रोडक्शन रन्स। तो सेटअप में फिर अब एफिशिएंसी वरायंस निकलेगा, और फिर सेटअप का एक्सपेंडिचर वरायंस भी निकलेगा, क्योंकि सेटअप की कॉस्ट भी दी हुई है। तो इसका अगर 2,000 दिया हुआ है, तो 2,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 1,10,000, ये रिवाइज बजटेड आ गया। ₹2,200 माइनस 2,100 एफिशिएंसी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड से,
अब बजटेड की कॉस्ट है 2,24,000 डिवाइड बाय 2,000, 112 रुपये। तो यह आएगा 2,200 माइनस 2,100 इंटू 112। दिस इज़ फेवरेबल 11,200। और एक्सपेंडिचर वराइंस है ना, एक्सपेंडिचर वराइंस में रेट लेते हैं। तो एक्चुअल रेट तो दिया हुआ है 2,36,000 का, और इसमें जो है बजटेड से चेंज हुआ है। सो ये आएगा 2,36,000 डिवाइड बाई 2,100। रेट आया 112.38 का, और बजटेड में 2,200 रन्स लग गए। बेसिकली 2,24,000 डिवाइड बाय 2,000, 112 इज बजटेड, और एक्चुअल में 2,100 लगे। तो 2,100 इंटू 112 माइनस 2,36,000, 800 का एडवर्स वाई। पास तो हो जाएंगे क्वेश्चन। देखते हैं पेपर कैसा आता है। वो हो गया है ना, बस यही सब निकालना था। एडवर्स निकाल दिया, एफिशिएंसी वरायंस, इसका एफिशिएंसी वरायंस, इसका एक्सपेंडिचर वरायंस, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। KFC का फोटो दिया हुआ है। KFC नहीं, कुछ और ही है तो। स्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1999। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार शायद, नवंबर 2019 में आया था शायद। Established in the year 1999, FF Company is the pioneer of fast food in Southampton. It delivers a truly fresh, affordable, made to order sandwiches, burger, and other meals in a friendly and relaxed environment. The popularity of the sandwiches, burgers, etc. continued to grow over the decades, but one thing remained the same, and that was its core value and principles. Always provide exceptional services to valued guests, provide the high quality menu items at a price everyone can afford and enjoy, and keep operating costs low, and ensure to have great system in place and never stop improving. McDonald's. It provides a comfortable place for people to unwind over interesting conversations. From the beginning, as it continues to grow, it is guided by passion for delighting customers by serving fresh, delicious food right in front of customer. The performance report for financial year 2021 was presented at the management committee meeting as follows. Particulars are sales or production, number of burgers, sales, less variable cost, less fixed cost, budgeted actual variances, burger segment. The management accountant of FF believed that the size of the fast food market deriving the budget number of burgers to be sold is overestimated. He has computed the value of the sales volume contribution planning variance to be 26,062.5 adverse. Further, the report also included customers' feedback, and majority of comments were regarding delay in service time. One of the feedback was as follows. I ordered two burgers at 2:10 p.m. After half an hour, 30 minutes of waiting, I called the waiter and asked him about what happened. He told me that he will check with kitchen. I got the order after 45 minutes of waiting. This cafe is not good in delivery time. The budget data shown in the tables is based on the assumption that total market size would be 4 lakh units. You are required to prepare a reconciliation statement of budgeted profits of actual profit, budgeted profit to actual profit through marginal costing approach in as much as detail as possible. Explain the implications of reconciliation statement. Management is worried about customers' feedback. Advise measures to improve delivery service time. Advise measures to improve delivery service time. So answer to this question is, we have to create a statement of reconciliation from budgeted to actual profit. तो क्वेश्चन में बजटेड प्रॉफिट दिया हुआ है क्या?
हाँ दिया हुआ है 2,59,000। स्टार्ट करते हैं बजटेड प्रॉफिट से, सारे वराइंसेस पकड़ पकड़ के एक्चुअल प्रॉफिट पे जाएंगे। बजटेड प्रॉफिट दिया है 259,500 का, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ही हैज कंप्यूटेड अ वैल्यू ऑफ द सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग वराइंस। तो सबसे पहले इसको ले लो, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग वराइंस, ये दिया हुआ है एडवर्स में, एडवर्स में दिया है तो माइनस होगा 26,062.5, ठीक है। और कुछ दिया है? नहीं। बेसिकली यार इसके लिए वर्किंग्स तो करनी पड़ेंगे ना, बिना वर्किंग्स के कैसे ऐसे हवा में थोड़ी निकाल लोगे। तो पहले वर्किंग्स कर लेते हैं, वर्किंग्स देख लेते हैं। जो दिया था उसको लिख दिया, अब उसके बाद फिर बाकी के जो वराइंसेस हैं वो निकालने पड़ेंगे ना, सब थोड़ी दिया रहेगा परोस के, ये लो बना लो। वर्किंग्स, वर्किंग्स में सबसे पहले पकड़ा इन्होंने बजटेड मार्केट शेयर। बजटेड मार्केट शेयर कितना है इसका, ऊपर तो थ्योरी दी है, बजटेड मार्केट शेयर निकालना पड़ेगा। तो मार्केट शेयर, बजटेड मार्केट शेयर, बजटेड मार्केट शेयर 2 लाख यूनिट्स सोल्ड करें, सेल करेंगे और टोटल 4 लाख यूनिट्स का मार्केट है। सो इनके पास 50% मार्केट है। नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट द बजटेड डेटा इन टेबल इज बेस्ड ऑन द assumption that total market size would be 4 lakh units and as per budget we are selling 2 lakh number of burgers। तो 50% बर्गर अपन ही बेचते हैं। बजटेड मार्केट निकाल लिया। नाउ बजटेड कंट्रीब्यूशन, बजटेड कंट्रीब्यूशन इज सेल्स 10,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6,33,000, तो ये आया 10,50,000 माइनस 6,33,000, 4,17,000 का कंट्रीब्यूशन। देन एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एवरेज बजटेड पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इट इज़ 4,17,000 डिवाइड बाई 2 लाख, क्योंकि बजटेड निकाल रहे हैं ना। 4,17,000 डिवाइड बाई 2 लाख इज 2.085 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, ये आ गया। देन वॉल्यूम कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीब्यूशन प्लानिंग, वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग, वॉल्यूम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो बजटेड मार्केट शेयर, वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग निकालने के लिए बजटेड मार्केट शेयर इनटू एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इन यूनिट्स, तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटरी इंडस्ट्री सेल्स इन क्वांटिटी into average budgeted contribution per unit into average budgeted contribution per unit. So this was 2.085 into actual quantity is 1,65,000 and budgeted is actual industry sales quantity in units। एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स तो दिया नहीं है, सिर्फ बजटेड इंडस्ट्री सेल्स दिया हुआ था 4 लाख का। सो ये निकालना पड़ेगा शायद, है ना। और वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग का एडवर्स दिया हुआ है कि जो वरायंस है वो एडवर्स है, तो वो दिया है 26,062.5 वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग एंड शेयर दिया हुआ है 50% का, और एक्चुअल क्वांटिटी जो इंडस्ट्री का है वो कैलकुलेट करना है, और बजटेड दिया हुआ है 4 लाख
और एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट किया हमने 2.085 का। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इंडस्ट्री है उसको निकालना पड़ेगा। वो निकलेगा हमारा, कैसे निकलेगा, 26,062.5 डिवाइड बाय 2.085, ये हो गया, डिवाइड बाय 50% प्लस 4 लाख, 4,25,000 आ रहा है? नहीं आ रहा भाई साहब, आपका कैलकुलेशन गलत है, फिर से करिए। सो एक्चुअल क्वांटिटी पर यूनिट 50% है तो 2 लाख ही हो जाएगा, ठीक है। और 26,062.5 डिवाइड बाय 2.085, माइनस में है तो 2 लाख प्लस होगा, डिवाइड होगा 0.5 से, तो ये आएगा, अरे 4,25,000 ही आ रहा है यार, इनका कैसे आ रहा है 3,75,000 एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी? अरे सॉरी 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 सॉरी, ये एडवर्स है ना यार, तो ये नेगेटिव में होगा ना। तो 26,062.5 ये उधर से उठ के इधर आएगा, तो ये नेगेटिव का 2 लाख हो जाएगा। सो पॉजिटिव बचेगा 173,937.5। अब इसको डिवाइड करो 2.085 से, और नाउ इसको डिवाइड करो 0.5 से, तो इट्स, अरे यार अभी भी गलत आ रहा है हद हो गई। 26,062.5 डिवाइड बाय 2.085 माइनस 2 लाख, ये आएगा पॉजिटिव में, डिवाइड बाय 0.5, 3,75,000 यूनिट्स। अब सही आया, 3,75,000 यूनिट्स एक्चुअल क्वांटिटी ऑन इंडस्ट्रीज, एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी इन यूनिट्स, ये आ गया। तो अब एक्चुअल मार्केट शेयर कितना है हमारा, एक्चुअल मार्केट शेयर, एक्चुअल मार्केट शेयर है, एक्चुअल सेल करी 1,65,000 की, डिवाइड बाय 3,75,000, एक्चुअल मार्केट, वो निकाल, एक्चुअल मार्केट निकाल लिया अपन ने, बजटेड से कैलकुलेट नहीं करेंगे। 1,65,000 डिवाइड बाय 3,75,000, तो 44% मार्केट शेयर है। तो स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना होगा, स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस पर यूनिट, स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस पर यूनिट इज 10,50,000 सेल दिया हुआ है बजटेड का, डिवाइड बाय 2 लाख यूनिट्स, इट्स 5.25, एक्चुअल सेल्स प्राइस, एक्चुअल सेल्स प्राइस पर यूनिट, सब निकाल दो, जो जो डिटेल दिया हुआ है ना उससे जितना चीज़ें निकाल सकते हो सब निकाल दो। 846,450, क्वेश्चन नहीं भी बने तो कुछ तो नंबर मिल जाएंगे। 846,450 डिवाइड बाय 1,65,000, ये आएगा 5.13, ठीक है। अब इसके बाद स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो। स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना निकलेगा, 6,33,000। अरे यार 6,33,000 डिवाइड बाय 2 लाख यूनिट्स, ये आया 3.165। और एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दिस इज 5,37,075, 5,37,075 डिवाइड बाय 1,65,000 यूनिट्स, सो 5,37,075 डिवाइड बाय 1,65,000, यह आया 3.255। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दिया, ठीक है। अब सेल्स वैरिएंसेस पे आ जाओ, वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग से ये सब निकाल लिया, नाउ सेल्स वैरिएंसेस। सेल्स वैरिएंसेस में वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन ऑपरेशनल इज इक्वल टू एक्चुअल मार्केट शेयर, एक्चुअल मार्केट शेयर हमने निकाला 44%,
एक्चुअल मार्केट शेयर से माइनस कर देंगे बजटेड मार्केट शेयर। बजटेड मार्केट शेयर, बजटेड मार्केट शेयर था 50% का, ठीक है। इससे डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस में मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स, एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स इन यूनिट। एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स इन यूनिट कितना निकाला? 3,75,000 यूनिट्स, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन, एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकला था? 2.085, 2.085। तो ये आया 3,75,000 इंटू 2.085 इंटू 6%, ये हो गया 46,912.5। दिस इज वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑपरेशनल वराइंस, वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑपरेशनल वराइंस 46,912.5 एडवर्स, क्योंकि 44 माइनस 50 हुआ था। वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑपरेशनल वराइंस, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस। प्राइस में क्या होता है? एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स। एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स। एक्चुअल सेल्स के लिए एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू, हम लोगों ने तो प्राइस वराइंस निकाल दिया भाई, ये तो कि एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, दिस इज प्राइस वराइंस। तो 1,65,000 एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस वाज पर यूनिट प्राइस कितना निकला था? 5.13 और स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस 5.25। तो 5.13 माइनस 5.25 इंटू 1,65,000, 19,800 एडवर्स। ये प्राइस वराइंस निकाल दिया सेल्स से। इसके बाद फिर निकाला वेरिएबल कॉस्ट वराइंस। वेरिएबल कॉस्ट वराइंस, वेरिएबल कॉस्ट वराइंस में ये भी वही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी। So standard cost was 3.165 minus 3.255 actual into actual units 1,65,000. So ये आया 3.165 minus 3.255 into 1,65,000, 14,850 एडवर्स। वेरिएबल कॉस्ट वराइंस हो गया। दिस इज नेक्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट वराइंस। फिक्स्ड कॉस्ट वराइंस इज एक्सपेंडिचर वराइंस। सो 1,57,000 माइनस 1,65,000, ये तो सीधा सीधा निकल जाता है। फिक्स कॉस्ट वराइंस सबसे सिंपल होता है निकालना। बजटेड माइनस एक्चुअल 1,55 माइनस 1,65, 10,000 एडवर्स। तो भाई सिंपल होता है, तो ये मतलब थोड़ी कि देख के भी गलत लिख दो। 157,500, 155 लिख दिया। 157,500 माइनस 1,65,000, 7,500 एडवर्स, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था इन्होंने?
रिकन्सिलिएशन बना दिया, रिकन्सिलिएशन बनाया कहाँ है अभी? ये सारी चीज़ें उठा के अब रिकन्सिलिएशन में डालनी पड़ेंगी भाई। यहाँ आ जाओ, बजटेड से एक्चुअल पे भी तो जाना है। बजटेड से एक्चुअल पे जाने के लिए सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वैरिएंस ले लिया, और एडवर्स क्या क्या आ रहा है? सभी एडवर्स आ रहा है भाई, फेवरेबल तो कुछ आया नहीं। सो सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन ऑपरेशनल वैरिएंस निकाला था। सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग वैरिएंस तो दिया हुआ था, ऑपरेशनल वैरिएंस कैलकुलेट कर लिया। ये आ रहा था एडवर्स का 46,912.5, 46,912.5, ये भी माइनस ही होगा। फिर हमने निकाला प्राइस वैरिएंस, सेल्स प्राइस वैरिएंस, सेल्स प्राइस वैरिएंस, ये भी एडवर्स ही आया। कितना आया? 19,800। क्या लिखते हो यार, 19,800। फिर निकाला वेरिएबल कॉस्ट वैरिएंस, वेरिएबल कॉस्ट वैरिएंस, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, सेल्स ले लो, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग दिया हुआ था, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन ऑपरेशन निकाल लो, सेल्स प्राइस वैरिएंस निकाल लो, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट वैरिएंस निकाल लो। वेरिएबल कॉस्ट वैरिएंस आया 14,850 एडवर्स। फिर निकाला फिक्स्ड कॉस्ट वैरिएंस, फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट वैरिएंस निकाला, ये आया एडवर्स 7,500। बस हो गया, सबको माइनस कर दो। सो 259,500 माइनस 26,062.5 माइनस 46,912.5 माइनस 19,800 माइनस 14,850 माइनस 7,500, तो ये आया 144,375। दिस इज व्हाट द एक्चुअल प्रॉफिट इज। ठीक है, ये हो गया, ये आपका रिकन्सिलेशन कंप्लीट। अब रिकन्सिलेशन के ऊपर इन लोगों को ज्ञान देना है। क्या ज्ञान देना है? एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो इम्प्लीकेशन ऑफ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज, in the revised standard, the sales volume variance has been detailed by the way of two variances. सेल्स वॉल्यूम को दो वेरिएंसेस में बांटा, प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंसेस में। दिस काइंड ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन असिस्ट द कंपनी टू चेक which kind of variances are under the management control and which are not. FF, company has adverse volume contribution planning variance, सारे adverse हैं भाई, and द रीज़न कुड बी इन्वायरमेंटल और मार्केट चेंजेस, बट आपको रीज़न बताना है। इन्वायरमेंटल और मार्केट चेंजेस हो सकते हैं, दैट वॉज नॉट एंटिसिपेटेड एट द टाइम ऑफ बजट प्रिपरेशन, so they are not under management control and hence no one is responsible for this. On the other hand, sales volume contribution operational variance was under control of the managers and they should be held responsible for the same. The reason of adverse sales volume contribution operational variance could be unsuccessful direct selling efforts और मार्केटिंग एफर्ट्स। ये आपकी गलती है कि आप सेल नहीं कर पाए और मार्केटिंग आपने नहीं करी। FF has adverse sales price variance. Sales price variance भी adverse है as well. It indicates that the burgers were sold for lower price than standard. The reason of this could be unforeseen marketed competitive price, टैपिंग न्यू मार्केट एक्सेट्रा। नए कॉम्पिटिटर्स की वजह से प्राइस लो है तो अपने को प्राइस लो रखना पड़ेगा ताकि सेल तो हो कम से कम। Further, revised reconciliation statement delivers little information about the variable cost and fixed cost variances. They both are adverse. Fixed cost consists of many items such as salaries, annual maintenance cost, rent, insurance, etc. ये तो मन से लिखा है. Often fixed cost items are not affected in short run in response to change in the level of activity, but they might change in response to other factors such as price. फिक्स कॉस्ट आइटम जो होते हैं वो शॉर्ट रन में अफेक्ट नहीं करते बट लॉन्ग रन में अफेक्ट करते हैं प्राइस की वजह से। दे मे कॉज इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड ओवरहेड्स। अ मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट variances requires a line-to-line comparison of budgeted cost with actual cost. In case of FF, the variable cost may be made up of large individual different items such as vegetables, gas, indirect costs, indirect labor, regular maintenance cost, etc. Control of variable cost also requires line by line analysis for each individual item. The adverse variable cost variance simply reveals that FF incurred more on variable cost than expected. However, it is necessary to take into consideration the causes of this adverse variance which is beyond the control of the management. For instance, the unusual price hike in vegetables in case of unseasonal रेनफॉल, तो उसकी वजह से प्राइस वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी।
ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में पूछा है मैनेजमेंट इज वरीड अबाउट कस्टमर्स फीडबैक, क्योंकि एक कस्टमर ने बोल दिया कि बहुत टाइम लगा था, 30 मिनट से बैठा हुआ था, 45 मिनट बाद बर्गर मिला। तो एडवाइस मेजर टू इम्प्रूव डिलीवरी सर्विस टाइम। अब यहाँ पे अपने को बताना है मेजर टू इम्प्रूव फास्ट फूड डिलीवरी सर्विस टाइम। हम ज्ञान देंगे उनको कि भाई ऐसा करो तो आपका जल्दी जाएगा। कस्टमर एक्सपेक्ट दैट देयर फूड ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड क्विकली. From customers' feedback in the question, it is evident that FF has a problem in food delivery, due to which customers go unsatisfied. The reason of late delivery could be non-availability of raw material on time or employees not working properly, etc. The reason of employees not working properly could be job dissatisfaction, which may be due to improper working conditions, low salary, or no reward for overtime, etc. In order to reduce delivery time, raw material should be made available in the stock based on daily requirement. FF may follow quantitative approach to inventory problems, which lay down clear guidelines that when to reorder or alert the management in exceptional situations. May follow quantitative approach to inventory problems. Quantitative approach follow करो inventory problems के लिए कि जब reorder alert जो है टाइम पे मिले आपके पास, ताकि आपका रॉ मटेरियल आपके पास रहे. In addition, FF must also address the issue related to employee and involve them in a loop, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही तो हैं जो एटलीस्ट मतलब एट द लास्ट पॉइंट खाना बनाएंगे. FF could improve the employee satisfaction with proper working conditions, better pay, training, and growth opportunities. Moreover, it is important that customers should be informed about approximate delivery time. Customers को बता दो कि approximate delivery time इतना लगेगा, since this will reduce customers' anxiety and will proactively reduce any complaints over long wait for delivery of food. If unexpected delays occur, it is important to communicate with customers apologies for the delay and inform them about the new approximate delivery time along with valid reason. In addition to this, FF can also introduce pagers or install electronic board displaying ticket number or self-service kiosk, allowing customer to roam around or order in advance so that they do not have long waiting time, जो डोमिनोज में होता है. ठीक है. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? NZSCO Limited uses standard costing system for manufacturing its single product. ANZ standard cost card per unit is as follows. तो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 1 kg पर यूनिट 20 रुपये का. डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 6 hours एट 8 रुपीज़ पर आवर, 48 रुपीज़. ठीक है. वेरिएबल ओवरहेड 24 रुपये. Actual and budgeted activity levels in unit for the month of February 21 are. प्रोडक्शन दिया हुआ है, बजटेड था 50,000 बट एक्चुअल में 52,000 बना दिया. बहुत बढ़िया. एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ February 21 आर गिवन एज अंडर. डायरेक्ट मटेरियल लगा टोटल 10,65,600 का. डायरेक्ट लेबर आवर्स 3 लाख लेबर आवर्स लगे, 24,42,000 का डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट आया. वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट आया 12,28,000. इंटरप्रेट डायरेक्ट लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल. ये कहीं से कहीं तक पेपर में नहीं आने वाला, तब भी आंसर देख लेते हैं एक बार. वर्किंग्स पे देखते हैं. स्टैंडर्ड आपको रेट वेरिएंस निकालना है, तो रेट वेरिएंस इज बेसिकली स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स. तो रेट वेरिएंस निकल जाएगा आपका 42,000 एडवर्स आ रहा है जो कि, और एक्चुअल लेबर रेट पर आवर, एक्चुअल पेड डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स, तो उससे कैलकुलेट हो जाएगा यह 8.14. फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है. एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट इज व्हाट एफिशिएंसी इज. तो यह आया 96,000 फेवरेबल. स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकाले? एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है 52,000 यूनिट्स का, और स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितना है? 6 घंटे पर यूनिट, तो 3,12,000 घंटे इज स्टैंडर्ड आवर्स. उसके बाद यहाँ पे लाके अप्लाई कर दिया, तो ये एडवर्स आ रहा है और ये फेवरेबल आ रहा है. अब इनके बारे में बातें बतानी है, 2 बातें कह दो इनके बारे में. क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 बातें कह दो इनके बारे में, थोड़ा सा समझ लेंगे. तो डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस में एडवर्स लेबर रेट वेरिएंस इंडिकेट्स दैट लेबर रेट पर आवर पेड इज मोर देन द सेट स्टैंडर्ड. The reason may include, among other things, such as
While setting standard, the current or future market conditions like pending labor negotiations or cases has not been considered or predicted correctly. The labor may have been told that their wage rate will be raised or bonus will be paid if they work efficiently. क्या लिखा है? एडवर्स लेबर रेट वरायंस है। इससे ये पता चलता है कि जो लेबर रेट पर आर है वो आपने ज़्यादा पे किया है एज कम्पेयर टू वॉट यू हैव सेट एज अ स्टैंडर्ड। और इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि जब आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे उस टाइम पे जो करंट और फ्यूचर मार्केट कंडीशंस थे, लाइक जो पेंडिंग लेबर नेगोशिएशंस और केसेस चल रहे थे, उनको आपने कंसिडर नहीं किया करेक्टली और उनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाया आप करेक्टली, तो उसकी वजह से आपका स्टैंडर्ड गलत हो गया। द लेबर में हैव बीन टोल्ड, और लेबर को या तो आपने बोला होगा कि भाई वेज रेट बाद में बढ़ा देंगे या बोनस दे देंगे तुमको अगर तुमने अच्छे से काम किया तो स्टैंडर्ड इसलिए आपने कम बनाया था और एक्चुअल में ज़्यादा चला गया। और दूसरा था डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, ये अपना फेवरेबल आया था। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, एफिशिएंसी फेवरेबल है मतलब कि काम करने वाले अच्छे से काम कर रहे हैं, जल्दी काम कर रहे हैं, और जो वेस्टेजेस हैं वो कम हो रहे होंगे। तो इनका पढ़ते हैं, इनने क्या लिखा है? इट इंडिकेट्स दैट द वर्कर्स हैव प्रोड्यूस्ड एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी इन लेस टाइम देन द टाइम अलाउड। द रीजन फॉर फेवरेबल लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस मे इंक्लूड अमंग अदर थिंग्स एज फॉलोज। फर्स्ट, while setting standard, workers' efficiency could not be estimated properly. This may happen due to non-observance of time and motion study. या तो ऐसा हो सकता है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया वही आपने गलत स्टैंडर्ड सेट किया, पता चला स्टैंडर्ड गलत सेट कर दिया और एक्चुअल में काम आ गया तो आप खुश हो रहे हो। ठीक है, आपकी भी गलती हो सकती है ना स्टैंडर्ड सेट करने में, कि जो नॉन ऑब्जर्व मतलब आपने कुछ ऑब्जर्व ही नहीं किया जो चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए थी टाइम और मोशन स्टडी में। दूसरा पॉइंट हो सकता है द वर्कर में बी न्यू इन द फैक्ट्री हैंस एफिशिएंसी कुड नॉट बी प्रेडिक्टेड प्रॉपरली। नया वर्कर होगा तो एफिशिएंसी आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाए होगे स्टैंडर्ड के लिए अच्छे से। द फोरमैन और पर्सनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर एफिशिएंसी वाइल प्रोवाइडिंग हिज और हर इनपुट एट द टाइम ऑफ बजट स्टैंडर्ड ही अडॉप्टेड कंजर्वेटिव अप्रोच, हैज़ अडॉप्टेड कंजर्वेटिव अप्रोच। जो मैनेजर या फिर ऑफिसर था जिससे डिटेल मांगी थी उसने डिटेल कंजर्वेटिव तरीके से दी। द इंक्रीज इन लेबर रेट माइट हैव एनकरेज द लेबर्स टू डू मोर वर्क एफिशिएंटली। या तो ऐसा हो सकता है कि जो रेट इंक्रीज हुआ था लेबर का उसकी वजह से लेबर मोटिवेटेड हो गए, उन्होंने अच्छे से काम किया हो। In this particular case, it may have happened that since labor payment have been increased, labor efficiency has also been increased in a nutshell because of additional labor rate which is adverse, and labor efficiency has gone up which is favorable. कुछ भी हो सकता है। Next question is question number 10. Question number 10 is T-Tech is a Taiwan-based firm that designs, develops, and sells auto equipment. Founded in 1975 by Mr. Boss, firm sells its products throughout the world. T-Tech is best known for its home audio systems and speakers, noise-cancelling headphones, professional audio systems, and automobile sounds. Extract from the budget are shown in the following table. Home audio system division, सिस्टम 3000 वॉट PMPO, सेल हो रही है 1500 यूनिट, सेलिंग प्राइस 18,750 रुपये, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर सिस्टम इस 12,500। 5000 वॉट का PMPO, 500 यूनिट सेल हो रही है, सेलिंग प्राइस 50,000, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर सिस्टम 26,250। The managing director has sent you a copy of an email he received from the sales manager K. The content of the email was as follows. We have had an outstanding month. There was an adverse sales price variance on the 3000 watt PMPO systems of 22,50,000, but I compensated for that by raising the price of 5000 watt PMPO systems. Unit sales of 3000 watt PMPO systems were as expected, but sales of the 5000 watt PMPOs were exceptional and gave a sales margin volume variance of rupees 23,75,000. I think I deserve a bonus. The managing director has asked for your opinion on these figures. You got the following information. Actual results for January 2021 were सिस्टम सेल हुआ 1500, प्राइस निकला 17,250, सेल हुई 600 यूनिट, प्राइस निकली 53,750। टोटल मार्केट डिमांड फॉर 3000 watt PMPO system was as budgeted, but as a result of suppliers reducing the price of supporting UHD TV system, the total market of 5000 watt PMPO system raised by 50% in January 2021. The company had sufficient capacity to meet the revised market demand for 750 units of its
5000 watt PMPO system and therefore maintained its market share. So we have to calculate the following operational variances based on revised market detail, which is sales margin mix variance and sales margin volume variance. Comment briefly on the measurement of case performance. आ जाओ 10th के आंसर पे. क्या कैलकुलेट करना है? पहला तो निकालना है सेल्स मिक्स मार्जिन, मार्जिन मिक्स, सेल्स मार्जिन मिक्स वरायंस, सेल्स मार्जिन मिक्स वरायंस. क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1. फॉलोइंग ऑपरेशनल वरायंसेस बेस्ड ऑन रिवाइज्ड मार्केट डिटेल्स. रिवाइज्ड मार्केट डिटेल्स के हिसाब से निकालना है ना. तो एक 3000 वाट का है और एक 5000 वाट का है. तो स्टैंडर्ड मार्जिन, मार्जिन तो डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट. ठीक है. तो 3000 वाले में मार्जिन निकलेगा 12500 का कॉस्ट है और रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस आया 17250, 4750 का मार्जिन है. बट इन्होंने नहीं निकाला, इन्हें बजटेड ले लिया. क्या बजटेड ही लिया होगा भाई. सेलिंग प्राइस 18750 माइनस 12500, नींद में ही काम कर रहे हैं. मतलब 6250 रुपये ये, और यहाँ पे 50,000 माइनस 26,250, इसका कंट्रीब्यूशन आया 23,750. और एक्चुअल में क्वांटिटी कितना सेल हुआ. अब क्वांटिटी लेंगे एक्चुअल, है ना. ये बजटेड ले लिया, स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट बजटेड, और एक्चुअल क्वांटिटी 1500 और 600, टोटल 2700 की सेल हुई. 2100 सॉरी. रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी निकालेंगे बजटेड, और ये एक्चुअल क्वांटिटी को वो लेके कि ये होगा 6250 इंटू 1500 डिवाइड बाय 2100. नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर दिया तुमने. हाँ, क्या हुआ कि स्टैंडर्ड मार्जिन दिया हुआ था और एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ था, और इन्होंने निकाल दिया रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी. रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी मतलब कि पहले बजटेड के हिसाब से 2000 सेल हो रही थी, मतलब 1500 डिवाइड बाई 2100 इंटू 2000, या 1500 डिवाइड बाई 2000 इंटू 2100. तो यह आया 1575. बट ये तो 1400 आ रहा है. ये कहाँ से निकाल लिया. सेल्स मार्जिन मिक्स वैरिएंस. सेल्स मार्जिन मिक्स, मिक्स करना है इसको, है ना, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ. अभी एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ था ये, अभी रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी निकाल दिया. एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर जनवरी 2021. बट आप एक्चुअल रिवाइज्ड कैसे निकाल सकते हो. मतलब रिवाइज्ड बजटेड तो निकालना आता है, बट रिवाइज्ड एक्चुअल कैसे निकालेगा. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बजट आर शोन. ठीक है. सेल्स यूनिट दिया हुआ है, सेल्स प्राइस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस, एक्चुअल रिजल्ट्स. द मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन
The total market demand for 3000 budget was as a result of suppliers reducing prices. The company had sufficient capacity to meet revised market demand of 750 units of its 5000 watt 3000 watt वाले में total market for 5000 watt PMPO raised by 50%. हाँ वो सब तो ठीक है, बट ये निकला कैसे? टोटल अगर 1400 प्लस 700 करते हैं तो आता है 2100. इसको किसके रेशो में बांटा है इनने? स्टैंडर्ड के रेशो में. 1500 और 500 में. तो 2100 इंटू 1500 डिवाइड बाय 2000. यार 1575 आ रहा है यार. इन्होंने बोला कि मार्केट शेयर जो है इसका रेज हुआ क्योंकि ये कम बिका तो इसलिए वो ज़्यादा बिका, है ना. मतलब 5000 वाला ज़्यादा बेच दिया अपन ने, इसीलिए 3000 वाला कम बिका, 3000 वॉट वाला कम बिका. ये लिखा था एक लाइन में कहीं पे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, या ध्यान आ रहा है. Systems are expected, but sales of the PMP exceptionally give sales margin variance. I think I deserve a bonus. तो बेसिकली अगर 1500 डिवाइड बाई 2100 करते हैं तो यह आता है 71%. तो 1500 डिवाइड बाई 2000 करते हैं तो यह आता है 75%. पता नहीं क्या नया नया ले आते हैं यार. System the total market for 5000 watt raised by 50% in 2021. आंसर देख के नींद आने लग गई. It has been stated in the question that the total market demand for 3000 watt systems was as budgeted, but as a result of suppliers reducing the price of supporting UHD-DV systems, total market for 5000 watt system raised by 50% in January 21. The company had sufficient capacity to meet the revised market demand to 750 units of its 5000 watt system and therefore maintained its market share. Thus, budgeted ratio has been taken 2:1, 1500:750 instead of 3:1. अच्छा, ये इन लोगों ने यहाँ पे हरकत करी ना रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी में निकालने में. 1500 बाय 500 का रेशो था, बट भाई लोगों ने नया दिमाग लगा दिया कि 1500 बाय 750 लेंगे, 1500:750 लेंगे, तो उससे रिवाइज में चेंज करेंगे. ठीक है, तो 1500 प्लस 750 टोटल हुआ 22,500. ठीक है, अब 1500 नहीं 2100 इंटू 1500 बाय 2250, यह आया 1400. ओ भैया देख रहे हो यहाँ पे ये 1400 कहाँ से आया? अब पता चला ये 1400 नीचे से आ रहा था. ठीक है, और इसको भी निकाल लेंगे. 2100 में से इंटू 750 बाय 22,550, यह आया 700 यूनिट. ये बढ़ गया इसके रेशो में, 1500:750 के रेशो में. अब क्या पता चला? डिफरेंस पता चला कि ये 100 यूनिट कम हो गया और ये 100 यूनिट बढ़ गया. तो वराइंस निकलेगा भाई. वराइंस कैसे निकलेगा? 100 रुपये का डिफरेंस है, 100 क्वांटिटी का डिफरेंस है, और मार्जिन हमारा 6250 का यहाँ पे 100 से कम हो गया. तो 6,25,000 का स्टैंडर्ड मार्जिन कम हो गया. अब ये क्या? रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन किया इनने.
तो इनका फेवरेबल आया ये। और रिवाइज अब क्या किया, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी -600 किया, तो 100 कम हो गया। एक्चुअल में 100 कम बिका। अच्छा, एक्चुअल में 100 कम बिका, तो एक्चुअल से 100 कम बिका तो 23,750 का मार्जिन था, तो ये कम हो गया, एक्चुअल में मार्जिन कम हो गया। अच्छा हाँ, सही है सही है सही है। थोड़ा ट्यूबलाइट होता हूँ ना भाई, मेरे को थोड़ा लेट समझ में आता है। 6,25,000, 30 लाख, अबे माइनस करना था। 23,75,000 माइनस 6,25,000, यह आया 17,50,000 का एडवर्स। क्योंकि एक्चुअल में कम हुआ ना, सॉरी यार वही था ना, एक्चुअल में आपका सेल कम हुआ और रिवाइज एक्चुअल में आपका सेल बढ़ गया यहाँ पे, तो 100 कम हो गया ना आपके बेसिकली एक्चुअल में, यहाँ पे 100 बढ़ गया आपके एक्चुअल में, तो इसलिए फेवरेबल और ये एडवर्स। अब दूसरा बोला था स्टेटमेंट शोइंग सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वरायंस, स्टेटमेंट शोइंग सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वरायंस। भाई 1 घंटे 11 मिनट हो चुके हैं ये वाला चैप्टर करते करते, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नया चैप्टर उठा रहा हूँ मैं, क्योंकि वरना यही करता रह जाऊँगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कल तक। तो एक 3,000 वाट वाला, दूसरा 5,000 वाट वाला, इसका स्टैंडर्ड मार्जिन दिया हुआ है 6,250, 5,000 वाले का 23,750, एक्चुअल क्वांटिटी निकाली थी 1,500 और 600। अब बजटेड क्वांटिटी निकालेंगे, इसमें शो करना है सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो बजटेड लेंगे है ना, और मिक्स था तो रिवाइज्ड एक्चुअल ले लिया था, तो यहाँ पे तो 1,500 और 750 ही आएगा। अब डिफरेंस क्या हुआ, ऊपर वाले में तो कुछ डिफरेंस नहीं है, नीचे वाले में बजटेड 750 था बट एक्चुअल 600 हो गया, कम बिका ना, तो एडवर्स 150 आएगा, तो 150 इंटू 23,750, तो एडवर्स 35,62,500। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था इन्होंने, कमेंट ब्रीफली ऑन द मेजरमेंट ऑफ के परफॉर्मेंस। A planning variance simply compares a revised standard that should or would have been used if planners had known in advance what was going to happen to the original standard. A planning variance is considered as not to be controllable by management. The market size is not within the control of the sales manager, and therefore variances caused by changes in the market size would be regarded as planning variances. The market size is not within the control of the sales manager, and therefore variances caused by changes in market size would be regarded as planning variances, क्योंकि planning variances basically uncontrollable variances में आ जाता है, तो market share उसी में डाल देंगे. However, variances caused by changes in the selling price and consequently the selling price variances and market share would be within the control of the sales manager and treated as operating variances. जो controllable है उनको operating variances में डाल दो. The market size variance compares the original and revised market sizes. This is unchanged for 3,000 watt system, so the only variance that occurs relates to 5,000 watt systems and is 59 lakh 37,500 फेवरेबल। ये आया 250 से, 250 कैसे आ गया भाई, ये तो 150 आ रहा था ऊपर, तो इसने अलग कुछ खींच लिया भाई। 23,750 इंटू 250, तो फेवरेबल है 59,37,500। क्वेश्चन में कुछ दिया था क्या? 600 से, अच्छा इन्हें बजटेड से उसको वो किया ना, क्योंकि बजटेड में 500 था और रिवाइज्ड जो आया वो आया 750, तो 250 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। इट इज़ वाइटल टू मेक दिस डिस्टिंक्शन बिकॉज एज कैन बी सीन फ्रॉम द सिनेरियो द मेजरमेंट ऑफ द केस परफॉर्मेंस इज इनकम्प्लीट इफ द रिवाइज्ड मार्केट शेयर इज इग्नोर्ड। द फेवरेबल वॉल्यूम वरायंस ऑफ 23,75,000 5 watt वाले में referred to in the case email is made up of two elements, one of which the market size is a planning variance which is outside his control. It is this that caused the overall volume variance to be favorable, and thus K is
is not responsible for overall favorable performance. 11th वाला सिंपल दिख रहा है थोड़ा सा. एनालिसिस ऑफ वरायंसेस, इसमें भी कुछ ज्ञान ही दिया हुआ है. बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक इनपुट. डिक्लाइन सेल. ओ भाई 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 भाई. फॉर योर कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग बजटेड वर्सेस एक्चुअल फिगर्स. ये इसलिए तो बच्चों का कॉस्टिंग का पेपर बिगड़ता है भाई. ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग. खत्म. नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अब.